इटली के ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था। नाम था रेवती। नक्शे पर वो बस एक बिंदु जैसा दिखता था, लेकिन जो लोग वहां रहते थे उनके लिए वही पूरी दुनिया था। पत्थर के पुराने घर, संकरी गलियां और हर शाम जल्दी उतर आने वाला सन्नाटा, यही उसकी पहचान थी। रेवती की रातें अलग थीं, इतनी शांत कि कभी-कभी लोगों को अपने ही दिल की धड़कन ज्यादा सुनाई देने लगती थी। उस रात भी हवा ने अजीब ठंडक थी। आसमान बादलों से भरा हुआ, जैसे चांद भी उस गांव को देखने से डर रहा हो। दूर कहीं चर्च की घंटी की धीमी आवाज हवा में तैर रही थी। टन टन टन। 14 साल का एक दुबला पतला लड़का विक्टोरियो अपने दोनों हाथों से जैकेट कसकर पकड़े घर की तरफ लौट रहा था। उसके हाथ में एक छोटी सी कपड़े की थैली थी, जिसमें बस थोड़ी सी ब्रेड और चीज था, जो उसने गांव की आखिरी खुली दुकान से खरीदा था। रास्ता बिल्कुल सुनसान था, न कोई इंसान, न कोई गाड़ी, सिर्फ उसकी चाल और पत्थरों पर पड़ते उसके जूतों की आवाज। टक टक टक। कुछ दूर चलने के बाद अचानक उसे लगा उसके पीछे भी किसी के कदमों की आवाज आ रही है। टक टक टक। वो रुक गया, आवाज भी रुक गई। उसका गला सूख गया। उसने बिना पीछे देखे ही महसूस किया जैसे कोई उसकी पीठ के ठीक पीछे खड़ा हो, कोई लंबा चौड़ा जिसकी सांसें भारी और ठंडी हों। हवा अचानक और ठंडी लगने लगी। विक्टोरियो ने बहुत धीरे, बहुत हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। सड़क खाली, घर बंद, खिड़कियों में अंधेरा। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, कुछ नहीं है, बस डर है। तभी आसमान में तेज बिजली कड़की। एक पल के लिए पूरा इलाका चमक उठा, और उसी एक पल में उसने उसे देखा। सड़क के बीचों बीच एक अजीब सी आकृति खड़ी थी। वो इंसान जैसी थी, पर पूरी तरह इंसान नहीं। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा, जैसे अलग अलग हिस्सों को जोड़कर बनाया गया हो। उसके कंधों से पतली पतली तारें लटक रही थीं, जो हवा में हल्का हल्का हिल रही थीं। वो हिल नहीं रहा था, बस विक्टोरियो को देख रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में भी अजीब तरह से चमकती हुई लग रही थीं। बिजली की चमक खत्म हुई, सब फिर अंधेरा। विक्टोरियो का दिमाग सुन्न हो चुका था। अगले ही पल उसके पैर खुद ब खुद भागने लगे। वो पूरी ताकत से दौड़ने लगा। उसकी सांसें टूट रही थीं, आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन वो रुका नहीं। और फिर उसे साफ सुनाई दिया, भारी कदम उसके पीछे। धड़ धड़ धड़, जैसे कोई बहुत बड़ा शरीर पत्थर की सड़क पर दौड़ रहा हो। वो भागता हुआ चर्च के पास पहुंचा, जहां एक छोटा सा पत्थर का मैदान था। वहां पहुंचकर उसने हांफते हुए पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं, सिर्फ हवा, सिर्फ अंधेरा, सिर्फ सन्नाटा। लेकिन उसके दिल को यकीन था, वो चीज उसका पीछा कर रही थी, और वो अब रुकने वाली नहीं थी। विक्टोरियो पिछले 2 महीनों से अपने अंकल एरिन के साथ रह रहा था। उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे। गांव वालों ने कहा हादसा था, एक प्रयोगशाला दुर्घटना। लेकिन विक्टोरियो जानता था, वो कोई साधारण हादसा नहीं था। उसके माँ बाप वैज्ञानिक थे। गांव के बाहर बने एक पुराने घर में उन्होंने अपना छोटा सा लैब बना रखा था। वो बिजली, नसों और शरीर की हरकतों पर अजीब प्रयोग कर रहे थे। लोग कहते थे वो मौत के बाद की जिंदगी को समझना चाहते थे। फिर एक रात कुछ भयानक हुआ। लैब जल गया और उसके माँ बाप की मौत हो गई। उस रात के बाद से विक्टोरियो की दुनिया बदल गई। वो पहले जैसा हंसता खेलता लड़का नहीं रहा। वो चुप रहने लगा। अक्सर अचानक मुड़कर पीछे देखने लगता, जैसे उसे हर समय महसूस होता हो कि कोई उसे देख रहा है। एक रात ठंडी हवा के झोंके से उसकी नींद खुली। कमरे में असामान्य ठंड थी। उसने आंखें खोली, खिड़की खुली हुई थी, पर उसे पूरा यकीन था कि वो सोने से पहले खिड़की बंद करके सोया था। वो बिस्तर से उठा, धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ा। तभी आसमान में बिजली चमकी। उस रोशनी में खिड़की के बाहर वही आकृति खड़ी थी। इस बार वो दूर नहीं, घर के ठीक बाहर थी। विक्टोरियो की चीख निकल गई। वो भागकर अंकल एरिन के कमरे में पहुंचा। अंकल उसके साथ दौड़कर कमरे में आए, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था। अंकल ने उसके माथे पर हाथ रखा। उसे तेज बुखार था। उन्होंने सोचा डर और सदमे ने उसके दिमाग पर असर डाला है। दवाई दी और उसे सुला दिया। लेकिन अजीब घटनाएं यहीं नहीं रुकीं। अगली सुबह विक्टोरियो ने घर के बाहर छोटे जानवरों को अजीब हालत में पड़ा देखा। वो घबराकर अंकल को बुलाने गया, लेकिन जब दोनों वापस आए, वहां कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे गांव वाले फुसफुसाने लगे, लड़का पागल हो गया है।
विक्टोरियो ने बाहर जाना बंद कर दिया, स्कूल जाना बंद, दोस्तों से मिलना बंद। वो बस एक ही बात दोहराता, वो आ रहा है। लेकिन अंकल एरिन को उसकी बातों पर भरोसा था। एक रात उन्होंने उसे अपने पास बैठाकर सच्चाई बताई। उसके माँ बाप सच में एक मृत शरीर पर प्रयोग कर रहे थे। वो ये साबित करना चाहते थे कि बिजली से नसों को फिर से सक्रिय किया जा सकता है, लेकिन प्रयोग नियंत्रण से बाहर हो गया। उसके बाद से घर में अजीब चीजें होने लगीं, ठंडी हवाएं, अजीब आवाजें, परछाइयां, और फिर वो रात आई। घर की लाइट्स अचानक झपकने लगीं, खिड़कियां अपने आप खुल गईं, हवा का तेज झोंका अंदर आया। कमरे में एक अजीब सी गंध फैल गई। अंकल एरिन ने कांपते हाथों से मोमबत्ती जलाई। दीवार पर उनकी पीठ के पीछे एक बहुत बड़ी टेढ़ी मेढ़ी परछाई दिखाई दी। अंकल जैसे ही पीछे मुड़े, मोमबत्ती बुझ गई। कुछ पल के अंधेरे के बाद जब लौ फिर जली, वो चीज उनके सामने खड़ी थी, लंबी, असामान्य, खामोश। अंकल पीछे हटे, उनका पैर फर्श पर पड़े तार में उलझ गया और वो जमीन पर गिर पड़े। विक्टोरियो चीखता रह गया। पड़ोसी दौड़कर अंदर आए। अंकल एरिन अब हिल नहीं रहे थे, कमरे में तार बिखरे थे, लेकिन वो चीज गायब थी। उसके बाद विक्टोरियो को गांव से दूर भेज दिया गया, लेकिन रेवती गांव में अजीब मौतों का सिलसिला चलता रहा और धीरे धीरे पूरा गांव खाली हो गया। कहते हैं आज भी तूफानी रातों में रेवती के खंडहरों के बीच बिजली चमकती है और एक टेढ़ी परछाई पत्थर की टूटी सड़कों पर धीरे धीरे चलती हुई दिखाई देती है। शायद कुछ प्रयोग मौत के साथ खत्म नहीं होते। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए।